हेलो बच्चों, वेलकम टू जेई पे जीत सीरीज। मैं आकाश फ्रॉम लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप सीख सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। बच्चों, आज हम जेई सीरीज में कंटिन्यू करने वाले डिटरमिनेंट चैप्टर का कंसेप्ट वीडियो, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। आई होप आपने प्रीवियस सारे के सारे वीडियोस देख लिया अच्छे से मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट चैप्टर के, क्योंकि वहां पर जो कॉन्सेप्ट्स हमने यूज किए हैं आज हम उनको डायरेक्टली यूज करेंगे और नए कॉन्सेप्ट्स को बिल्डअप करने की कोशिश करेंगे। आर यू रेडी? चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, हम अभी तक मैट्रिसेस में एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन अच्छे से सीख चुके हैं, लेकिन हमने डिवीजन नहीं सीखा है, डिवीजन ऑफ अ मैट्रिक्स, क्योंकि मैट्रिक्स में डिवीजन होता ही नहीं है। जैसे अगर आपके पास एक इक्वेशन हो ax इक्वल्स टू बी, ये क्या है? सिंपल एल्जेब्रिक इक्वेशन। तो अगर x कैलकुलेट करना है तो दोनों साइड a से डिवाइड कर दो, तो आपके पास बचेगा x इक्वल्स टू b बाई a। लेकिन अगर मैट्रिक्स में आपके पास कुछ इस तरीके से हो, मैट्रिक्स a इंटू एक्स इक्वल्स टू बी, और आपको ये जो x है ये कैलकुलेट करना हो तो कैसे करोगे? यहां पर b बाई ए ऐसा कुछ नहीं होता है, तो इसी के लिए हम इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स डिफाइन करते हैं और फिर देखेंगे कि कैसे हम x कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ए मैट्रिक्स कोई भी अगर आपके पास है तो उसके इन्वर्टिबल होने की जो कंडीशन है वो तभी होगी, कोई मैट्रिक्स b अगर एग्जिस्ट कर रही है सच दैट a और b को मल्टीप्लाई करके, b और a को मल्टीप्लाई करके हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, तभी हम उस a मैट्रिक्स को इन्वर्टिबल बोलेंगे। ठीक है, तो इन्वर्टिबल जो मैट्रिक्स है उसको हम a इनवर्स से डिनोट करते हैं, और a इनवर्स का मीनिंग हम इनवर्स ऑफ a लिख रहे हैं तो उसको इस तरीके से लिखते हैं। तो ये जो इक्वेशन है इसको हम क्या लिख सकते हैं? दैट a इंटू बी की जगह क्या लिखेंगे? a इनवर्स इक्वल्स टू a इनवर्स इंटू a अगर I हो। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे हर जगह। अब यहां पर इसको देखने के लिए कि a इनवर्स निकालते कैसे हैं, हम एक प्रॉपर्टी का यूज करेंगे जो हमने लास्ट लेक्चर में एडजॉइंट के टाइम पे सीखी थी। सबसे पहली प्रॉपर्टी थी हमारे पास ये वाली, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, एडजॉइंट ऑफ a इंटू a अगर है हमारे पास तो ये आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू IN क्या है यहाँ पर? आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिटरी मैट्रिक्स। तो ये प्रॉपर्टी आप सीख चुके हो और इसी की हेल्प से हमने सारी की सारी प्रॉपर्टीज एडजॉइंट की प्रूफ भी की थी, बहुत अच्छे से देखी थी। तो यहां से हम ए इनवर्स कैसे निकालेंगे उसको देखते हैं। तो हमने यहां पर देखा कि दिस इक्वल्स टू दिस, तो अगर हम तीनों जगह डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर दे तो एक यूजफुल रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा। यहां पर मैं जो ये फर्स्ट वाला है इसमें मैं एडजॉइंट ऑफ ए को डिवाइड कर रहा हूं डिटर्मिनेंट ऑफ ए से। ठीक है, तो ये आ जाएगा डिवीजन बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू, यहां पर भी एडजॉइंट ऑफ ए से ही डिवाइड कर रहा हूं मैं, और यहां पर बच जाएगा आपका IN। तो अगर इस रिजल्ट को आप ध्यान से देखो, क्या दिख रहा है आपको? a इंटू समथिंग और समथिंग इंटू a इक्वल्स टू I आ रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और यही तो हमने डेफिनेशन देखी है किसकी? इनवर्स ऑफ a की, दैट b ऐसी मैट्रिक्स है ना जिसको मल्टीप्लाई करके a इंटू बी आ रहा है हमारा IN मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसको अगर हम देखें तो ये क्या लिखा हुआ है? बेसिकली वो बी मैट्रिक्स जिसको ए में मल्टीप्लाई करके आई आ रहा है, और उसी मैट्रिक्स को हम बोल रहे हैं इनवर्स मैट्रिक्स। यस, तो इसको हम लिख सकते हैं ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो ए इनवर्स कैसे कैलकुलेट करना है समझ में आया। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे कैलकुलेट करते हैं तो हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं और आज भी देख लेंगे, है ना। और नीचे है डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवीजन, और यहां पर जो जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो तो हमारा कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। अगर डिनोमिनेटर में ही हमारा जीरो आ गया तो ए इनवर्स हम डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे। तो यही कंडीशन है, जब भी हम ए इनवर्स कैलकुलेट करते हैं तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो होना चाहिए, और जिन मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होता है, नॉन जीरो होता है, उन्हीं को हम बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। ठीक है, और डिटर्मिनेंट किसके लिए डिफाइन करते हैं हम? स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। तो इसीलिए बोला है कि नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हम इनवर्स
निकाल सकते हैं, ठीक है। और यहां पर अगर आप ए इनवर्स निकाल पाए तो उसकी हेल्प से यहां पर क्या कर सकते हैं, हर जगह हम ए इनवर्स से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो क्या बनेगा, ध्यान से देखो। अगर यहां पर ए इनवर्स से हम मल्टीप्लाई कर दे इनटू ए, है ना, ये ax तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो ये है हमारा x इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में भी हम a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वल्स टू b, ठीक है। तो यहां से बेनिफिट क्या हुआ, a इनवर्स a क्या बन गया हमारा I मींस आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू x इक्वल्स टू a इनवर्स b, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स से x में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो x अनचेंज रहेगी, ठीक है। तो x इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा a इनवर्स b। देखा कैसे निकल गया हमारा सिंपली x, ठीक है। ये हमारा अननोन मैट्रिसेस होता है और इसको हम बहुत अच्छे से जब हम साइमल्टेनियस इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशन सोल्व करते हैं वहां पर हम अगेन देखेंगे इसको, और यहां से रिजल्ट बहुत सारे यूजफुल आएंगे वहां पर। तो ये सब कुछ है इनवर्स मैट्रिसेस का, ठीक है। इनवर्स अगर आपको निकालना है तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालो और डिटर्मिनेंट ऑफ ए से सिंपली डिवाइड कर दो, ठीक है। बच्चों एक प्रॉब्लम सोल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास टू मैट्रिसेस है ए एंड बी। बोला गया है इफ बी इज द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए देन फाइंड ट्रेस ऑफ बी। तो ये जो बी मैट्रिक्स है इसका हमें ट्रेस कैलकुलेट करना है। ट्रेस कैलकुलेट करना बहुत ही ज्यादा आसान है, सिर्फ आपको लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स को ऐड करना है। तो ट्रेस ऑफ बी क्या आ जाएगा आपका, माइनस एल्फा प्लस 1 प्लस माइनस ऑफ 2 एल्फा, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 3 एल्फा। लेकिन एल्फा नहीं पता है, ठीक है। तो अल्फा कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक और इंफॉर्मेशन है कि जो बी है वो इनवर्स ऑफ ए है। तो ए इनवर्स हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ इस तरीके से, इक्वल्स टू बी गिवन है। तो अगर हम दोनों साइड ए से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या बनेगा हमारा, ये बन जाएगा ए इनवर्स इक्वल्स टू ए बी, ठीक है। ध्यान ये रखना है कि जिधर पे ए मल्टीप्लाई किया है लेफ्ट हैंड साइड में उधर ही राइट हैंड साइड में करना है। जैसे हमने प्री मल्टीप्लाई किया है, ए इनवर्स से पहले ए मल्टीप्लाई किया है, तो उधर पे भी हम बी से पहले ही ए मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ए इनवर्स क्या आ जाएगा हमारा आई और इक्वल्स टू ए बी। ये आई कैसे आया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने अभी देखा है रिलेशन की ए इनवर्स क्या होता है, आई होता है, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या करना है, सिंपली ए और बी इन दोनों की मल्टीप्लाई करने हैं, उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वेट करना है, और फिर इक्वेट करके हम कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स को सेम देख लेंगे और फिर अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए करते हैं। तो ए मैट्रिक्स हमारी है ये हो गई हमारी ए मैट्रिक्स, ये हो गई बी मैट्रिक्स, और ये आ गई हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो पहले मैंने इसको थोड़ा रिवर्स करके लिख लिया है, कैसे, ए बी इक्वल्स टू आई, कोई फर्क नहीं पड़ता है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड लिखे, ठीक है। फाइनली तो हमें इक्वेट ही करना है। तो अब देखो हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास 1 1 1 है, 0 0 0, तो कोई भी एक इक्वेशन बना लेते हैं हम। कहां से, जैसे अगर हमें क्या करना है, अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे और हमें एक जो मैट्रिक्स मिलेगी उसका जो हमारा A11 एलिमेंट मींस ये वाला एलिमेंट होता है वो किसके इक्वल है, 1। तो यहां से हमें वो 1 1 एलिमेंट कैसे मिलेगा, फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 1 1 एलिमेंट आ जाएगा। तो कैसे करेंगे, 2 0 1 माइनस एल्फा 0 एल्फा, तो सिंपली क्या करना है, माइनस ऑफ 2 एल्फा, ठीक है। इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, 0 की 0 के साथ और 7 की एल्फा के साथ, तो 7 एल्फा, और ये कितना आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करके वो फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल ही आएगा, 1 के इक्वल, ठीक है। तो ये आ गया, और यहां से ये बन जाएगा 5 एल्फा इक्वल्स टू 1, तो एल्फा क्या आ गया 1/5, ठीक है। तो एल्फा की वैल्यू यहां पर पुट कर दो, 1 माइनस 3, एल्फा की जगह 1/5, तो यह आ जाएगा 1 माइनस 3/5, फाइनली आ जाएगा 2/5 विच इज ट्रेस ऑफ बी, ठीक है। तो बस ये रिजल्ट अगर आप यूज करना सीख गए तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत आसानी से सोल्व कर लेंगे। अब देखते हैं कि अगर कोई 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है हमारे पास तो उसका जो इनवर्स है वो हम इजीली कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इसका इनवर्स कैलकुलेट करना बहुत ही ज्यादा आसान होता है। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चंस मिल गए तो वहां पर आप इस शॉर्टकट मेथड से बिल्कुल इजीली कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन हम एक प्रोसेस को देखेंगे कि कैसे हम बाय प्रोसेस
कैलकुलेट करेंगे इसका इनवर्स और फिर हम वहां से एक यूजफुल रिजल्ट जनरेट कर लेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखो ए अगर हमारे पास कुछ इस तरह की मैट्रिक्स है जहां पर ए बी सी डी एलिमेंट्स है, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, ए इनवर्स का जो हमने फॉर्मूला बताया वो क्या बताया, ए इनवर्स इज एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो इसका अगर डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है तो कितना आसान है, सिंपली आपको ये लिखना है ना, ए बी सी और डी। तो डिटर्मिनेंट अगर कैलकुलेट करना है तो क्या हो जाएगा, ए डी माइनस ऑफ बी सी। ठीक है, ये तो आसान है। तो यहां से ये डिटर्मिनेंट डिनोमिनेटर तो हमारा सोल्व हो गया, लेकिन हमें न्यूमरेटर में सोल्व करना है एडजॉइंट ऑफ ए। और एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर हम ले ले तो वही हमारा एडजॉइंट होता है, लास्ट क्लास में सीखा था अच्छे से। तो एडजॉइंट ऑफ ए अगर हमें कैलकुलेट करना है तो एक कोफैक्टर मैट्रिक्स कैलकुलेट करेंगे और उसका सिंपली ट्रांसपोज ले लेंगे। ठीक है, तो यहां पर कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे आएगा, पहले हम एक माइनर मैट्रिक्स कैलकुलेट कर लेते हैं, उसमें फिर कोफैक्टर इनबिल्ट कर लेंगे। तो माइनर मैट्रिक्स कैसे आएगा, देखो ए को ढक लो, तो यहां पर अगर ए का हमें माइनर कैलकुलेट करना है तो क्या आएगा, दिस रो और दिस कॉलम डिलीट करो और जो बचा वो डी यहां पर लिख दो। ठीक है, यही तो हमारा कोफैक्टर कैलकुलेट करने का तरीका है। अब अगर बी का कोफैक्टर चाहिए तो वो आ जाएगा सी का कोफैक्टर आ जाएगा बी, सॉरी, और डी का कोफैक्टर क्या आ जाएगा, ए। ठीक है, अब ये तो हुए माइनर इन सभी एलिमेंट्स के। अगर हमें कोफैक्टर निकालना है तो वो क्या होता है, कोफैक्टर अगर आपको किसी भी एलिमेंट का निकालना है तो -1 की पावर i प्लस जे माइनर ऑफ आई जे, ये फॉर्मूला आपको याद ही होगा। तो क्या करना है, सिंपली किस एलिमेंट में माइनस आएगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि जो i प्लस जे है, जो उसकी पोजीशन है, उनका समेशन इवन है या ओड है। तो हमने बताया था कि कैसे होता है, बिल्कुल चेस बॉक्स की तरह चलता है ना। अगर कोई इस तरह के स्क्वायर्स है तो कैसा होता है, ये ब्लैक है ना, तो उसके एडजेसेंट में माइनस होगा प्लस वाला। ठीक है, और ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, जैसे चेस में रहता है ब्लैक व्हाइट। अगर आपने चेस बॉक्स देखा है ना, तो यहां पर अगर हमारे पास हमें इसका माइनर लिखना है, सॉरी कोफैक्टर लिखना है, तो उसके लिए सिंपली यहां पर माइनस लगाना होगा और यहां पर भी माइनस लगाना होगा। ठीक है, और आप इनकी पोजीशंस को भी अगर इस फॉर्मूला से पुट करके देखें तो वो माइनस माइनस ही आएगा। अब यहाँ पर सिंपली एडजॉइंट के लिए क्या करना है, आपको इसका ट्रांसपोज ले लेना है। तो ट्रांसपोज क्या आएगा, यहाँ पर बस जो रो है उसको कॉलम बना देना है, तो डी माइनस सी, जो सेकंड रो है उसको सेकंड कॉलम बना देना है, माइनस बी और ए। अगर इस मैट्रिक्स को एडजॉइंट ऑफ ए को आप ध्यान से देखो तो क्या दिख रहा है आपको, जो हमारे डायगोनल के एलिमेंट्स है, ठीक है, लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स ए और डी, वो हमारे इंटरचेंज हो गए हैं। यहां पर डी है और यहां पर ए है। ये एक जेनरिक मैट्रिक्स की बात हो रही है। ठीक है, तो हर बार जब भी हम इनवर्स कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि इनवर्स क्या है हमारा, ये वाला फॉर्मूला, तो इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना है, सिंपली ए इनवर्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये हो जाएगा हमारा ए डी माइनस बी सी, और ये आ जाएगा एडजॉइंट मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या है हमारी, ये वाली मैट्रिक्स है, विच इज डी ए माइनस बी माइनस सी। तो जो मेरा पॉइंट है वो ये है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए से तो डिवाइड कर ही देंगे, बट जो एडजॉइंट कैलकुलेट हुआ है उसमें देखो डायगोनल, जो लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स है वो इंटरचेंज हो गए हैं। यहाँ पर ए डी है, यहाँ पर डी ए है, तो इसको हम लिखेंगे कि जो लीडिंग डायगोनल्स है एलिमेंट्स है वो क्या हो गए हैं, इंटरचेंज। बस इतना करना है आपको। और जो नॉन लीडिंग डायगोनल्स है के एलिमेंट्स है, ठीक है, नॉन लीडिंग डायगोनल मींस दिस पॉजिटिव स्लोप के साथ, तो इनमें क्या हुआ है, ये बी था और ये सी था, ये बन गया है माइनस बी और माइनस सी। ठीक है, तो इनका हो गया है साइन चेंज, बस इतना आपको ध्यान रखना है, साइन चेंज हो गया है और लीडिंग डायगोनल्स का एलिमेंट्स इंटरचेंज ही हो गया। तो बहुत ही आसान है, किसी भी मैट्रिक्स का अगर आप इनवर्स कैलकुलेट करना चाह रहे हो, है ना, स्पेशली सेकंड ऑर्डर के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, थर्ड ऑर्डर में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं ना, वहां पर माइनर कोफैक्टर कैलकुलेट करने के लिए आपको थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। तो अगर आपके पास सेकंड ऑर्डर की अगर कोई मैट्रिक्स है उसका इनवर्स आप इस तरीके से बहुत ही इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं इनवर्स मैट्रिसेस की, क्योंकि क्वेश्चंस तो इन्हीं पे बनते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि जो भी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगी उसका यूनिक इनवर्स होगा।
ठीक है। तो अगर कोई भी आपके पास मैट्रिक्स है तो उसका जो कोफैक्टर मैट्रिक्स आएगा वो एक यूनिक ही आएगा, क्योंकि हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर यूनिक होता है, और फिर डिटर्मिनेंट उस मैट्रिक्स का वो भी यूनिक होगा। तो आपके पास जो इनवर्स मैट्रिक्स कैलकुलेट होकर आएगी वो आपके पास यूनिक आएगी, ऐसा नहीं होगा कि अलग अलग मैट्रिक्स आ रही है। तो ये तो बहुत ही आसान है समझना। सेकेंड प्रॉपर्टी देख लेते हैं। बोल रहा है कि अगर कोई मैट्रिक्स है इनवर्स मैट्रिक्स और उसका भी हम इनवर्स करते हैं तो हमारे पास वो सेम मैट्रिक्स आ जाती है। इस तरह की प्रॉपर्टी आपको याद है कहां पर सीखी थी? मैट्रिक्स चैप्टर में जब हमने ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स देखा था तो वहां पर बोला था कि अगर कोई ट्रांसपोज है ना किसी मैट्रिक्स का, और उसका अगेन अगर हम ट्रांसपोज लेंगे तो वो ए ही मिलेगा। तो यहां पर क्या करना है, यहां पर इनवर्स में वहां हमारी सेम प्रॉपर्टी लग रही है। ठीक है, कैसे अगर हम देखना चाहे कैसे देख सकते हैं? तो हमें पता है कि अगर कोई बी इनवर्स है तो इसका वैल्यू आता है आई, है ना, यही तो हमने सीखा है। कोई भी अगर मैट्रिक्स है ए इनवर्स इक्वल टू आई, अब क्योंकि यहाँ पर ए ऑलरेडी यूज हो रहा है तो इसलिए हम बी में चल रहे हैं। लेकिन अगर हम बी को ये मान लें कि वो है हमारा ए इनवर्स, क्यों? क्योंकि जो ए इनवर्स है वो एग्जिस्ट तो कर रहा है। अब जो ए इनवर्स आएगा वो भी तो एक मैट्रिक्स ही आएगा ना, तो उसको हम बी मान सकते हैं, है ना। तो अगर ये बी पे अप्लाई हो रहा है तो ए इनवर्स पे भी अप्लाई होना चाहिए, ये वाला रूल। अब अगर हम बी को यहाँ पर पुट कर दे तो ये बन जाएगा ए इनवर्स, और ये बन जाएगा बी की जगह पे ए इनवर्स, और बी का भी इनवर्स है इक्वल्स टू आई, उधर तो सेम ही है, कोई चेंज नहीं है। अब अगर जो हमें कैलकुलेट करना है वो हमारा ये वाला टर्म है ए इनवर्स का इनवर्स, ठीक है। तो ये हमें फाइंड आउट अगर करना है तो इसके साथ जो ये मल्टीप्लाई में है इसको बस हटाना है, ठीक है। जैसे हमने लास्ट क्लास में एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज है ना देखी थी, उसी तरीके से हम ए इनवर्स को हटाने की कोशिश करेंगे। तो क्या करना चाहिए, दोनों साइड आप ए से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम प्री मल्टीप्लीकेशन करें तो ये बन जाएगा ए इनवर्स, और जो हमें चाहिए ये तो हमारे पास है ही ए इनवर्स का इनवर्स, ठीक है। और इधर भी राइट हैंड साइड में भी हम प्री मल्टीप्लीकेशन कर देंगे ए से, तो ये बन गया हमारा ए आई। और आपको पता ही है कि आई से अगर किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं मींस आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो राइट हैंड साइड में तो ए ही आने वाला है, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या बन गया है, ए इनवर्स। और ए इनवर्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जैसे बी इनवर्स है वो भी आई है, तो ए इनवर्स भी आई मैट्रिक्स मींस आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी, और आई से इस मैट्रिक्स पे मल्टीप्लाई करके कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो इसलिए हम इसको बोल सकते हैं सिंपली ए इनवर्स का इनवर्स, आई से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आप देख रहे हो कि वही प्रॉपर्टी आ गई है जो हमने लिखी है, ये है हमारा माइनस और 1, ठीक है। तो ए इनवर्स का इनवर्स हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, यहां पर है कि अगर हम कोई मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में है ए और बी, ठीक है, उसका अगर इनवर्स लेते हैं तो वो आएगा आपका बी इनवर्स और ए इनवर्स, ठीक है। तो यहां पर ये जो मैट्रिक्स है इनमें अगर इनवर्स देख रहे हो तो आप ये एक रिवर्सल लॉ टाइप का कुछ दिख रहा है, ठीक है। जैसे हमने ट्रांसपोज में देखा था, ए बी का अगर आप ट्रांसपोज लेंगे तो वो आ जाएगा आपका बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ठीक है। कुछ इस तरीके से यहां पर भी हो रहा है। तो इसको देखते हैं कि किस तरीके से हम देख सकते हैं, प्रूफ कैसे कर सकते हैं। उससे पहले यहाँ पर कुछ जो इंपॉर्टेंट बात है उसको देखना जरूरी है। जो ये ए और बी मैट्रिसेस है, अगर वो इन्वर्टिबल मैट्रिसेस है तब हमारा जो ए इंटू बी है वो भी इन्वर्टिबल होगा, ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, है ना। तो अगर कोई दो मैट्रिसेस इन्वर्टिबल है दैट मीन्स उनका जो डिटर्मिनेंट है वो नॉन जीरो है कि नहीं। इन्वर्टिबल होने की कंडीशन यही तो बताई थी कि जो डिनोमिनेटर में जिससे हम डिवाइड करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ बी वो नॉन जीरो होना चाहिए, तभी हम उनको इन्वर्टिबल बोलेंगे। अगर ये कंडीशन हमारे पास है ऑलरेडी तो ए बी के इन्वर्टिबल होने की कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी है वो भी नॉन जीरो होना चाहिए, या नहीं। तो यहां पर जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज है, और ये होना चाहिए नॉट इक्वल टू जीरो। तो हम देख ही सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने बोल दिया है कि नॉन जीरो है क्योंकि हमने बोला है कि ए इन्वर्टिबल है, और डिटर्मिनेंट ऑफ बी भी नॉन जीरो है क्योंकि हमने बोला है कि बी इन्वर्टिबल है। तो जब भी ऐसा हो कि ए और बी इन्वर्टिबल है तो उनका प्रोडक्ट भी इन्वर्टिबल मैट्रिसेस होगा,
ठीक है। अब दूसरी बात हमें यहाँ पर देखनी है कि वो सेम ऑर्डर का होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो ए मैट्रिक्स है वो सेकंड ऑर्डर की है और जो बी मैट्रिक्स है वो थर्ड ऑर्डर की है। इससे नुकसान क्या होगा, ये हो जाएगा कि अगर हमारे पास जो ए है, अब क्योंकि हमारे पास जो इनवर्स है वो स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए ही होता है, तो यहां पर ये तो हमें देखना ही है कि ए 2x2 होना चाहिए। तो हम अगर यहां पर देखें तो इसका इनवर्स तो निकल सकता है ना, मीन्स ए इनवर्स तो हम निकाल सकते हैं। और अगर हमारे पास जो बी है वो 3x3 की है, थर्ड ऑर्डर की है, तो उसका बी इनवर्स भी निकल सकता है, बी इनवर्स। लेकिन इनको हम मल्टीप्लाई ही नहीं कर पाएंगे, देख पा रहे हो कि नहीं। यहां पर जो ऑर्डर है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए प्रेफरेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो 2 है और ये 3 है ये डिफरेंट है। जबकि हमने सीखा था कि जब हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो फर्स्ट वाली मैट्रिक्स है उसका नंबर ऑफ कॉलम्स शुड बी इक्वल टू सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज, जो कि यहाँ पे इक्वल नहीं है। तो हम डिफरेंट ऑर्डर की मैट्रिसेस नहीं ले सकते, इसीलिए सेम ऑर्डर की हमें लेनी होगी, तभी ये हम कंडीशन लगा पाएंगे, ठीक है। अब इसमें देखो कैसे प्रूफ करना है, वो बहुत ही आसान है। हमने देखा कि जो ए बी है इसको ही हम एक मैट्रिक्स मान लेते हैं, ठीक है। या इसको ऐसे देख लो कि सी इनवर्स इक्वल टू आई होता है। अब सी की जगह हम ए बी पुट कर देते हैं, ठीक है, इस तरीके से भी देख सकते हो। तो सी की जगह अगर ए बी पुट करेंगे तो ये आ जाएगा ए बी, और इन मल्टीप्लाई में ए बी का इनवर्स ये भी आई के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अब यहां पर जो हमें ए बी इनवर्स चाहिए ये तो हमारे पास आ गया, लेकिन ए इंटू बी ये फालतू में मल्टीप्लाई में है, तो इनको हटाना है। उसके लिए क्या करेंगे हम, इस ए में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो अगर हम प्री मल्टीप्लाई कर दे ए इनवर्स से दोनों साइड, तो ये बन जाएगा ए इनवर्स ए, और ये बी एज इट इज रहने दो, और इंटू में ए बी का इनवर्स तो है ही, और इधर भी क्या होगा, ए इनवर्स इंटू ए आई होगा, ठीक है। तो ए इनवर्स इंटू आई का मीनिंग क्या है, आई तो अनअफेक्ट रहेगा, है ना, आई से कुछ इफेक्ट नहीं आएगा, तो ये तो रहेगा ए इनवर्स ही। और यहां पर ए इनवर्स ए, इसका मीनिंग क्या है, आई, और मल्टीप्लाई बी विद बी, ए बी इनवर्स। समझ में आ रही है बात। तो यहां पर आई बी को मल्टीप्लाई करके सिंपली आपका बी ही बनने वाला है। अब बी भी लेकिन हमें हटाना है, तो इसीलिए प्री मल्टीप्लाई कर दो अगेन बी इनवर्स की, तो यहां पर आ गया बी इनवर्स बी, और ये है हमारा ए बी का इनवर्स इक्वल टू ए का इनवर्स, ठीक है। और यहां पर भी बी से हमें मल्टीप्लाई करनी है, इनफैक्ट बी के इनवर्स से। तो देखो ये बी इनवर्स बी भी क्या बन गया हमारा आई, तो आई से मल्टीप्लाई करेंगे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ए बी इनवर्स पे, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो यही रहेगा, और राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, बी इनवर्स ए इनवर्स, ठीक है। कुछ इसी तरह का रिजल्ट हमने एडजॉइंट में भी देखा था और ट्रांसपोज में भी देखा था। बस क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाते हैं टर्म्स। अगर हमें ए बी सी के लिए लिखना है तो उसमें क्या करेंगे, ए बी सी का इनवर्स विल बी इक्वल टू, पहले आ जाएगा सी इनवर्स, फिर आ जाएगा बी इनवर्स, और फिर आ जाएगा ए इनवर्स, ठीक है। ये आपको आराम से ध्यान रखना है माइंड में, है ना, सेट कर लो इसको, रिवर्स में लिखना है। और अगर इसके आगे बढ़े हम, तो यहां पर बोला गया है ए की पावर का के का इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स की पावर के और ए की पावर माइनस के, ठीक है। तो इसको कैसे देखेंगे, अभी हमने देखा कि अगर ए बी है उसका इनवर्स चाहिए तो ये आता है बी इनवर्स ए इनवर्स, ठीक है। अगर हम बी की जगह ए पुट कर दें, हो सकता है ना दोनों मैट्रिसेस सेम ही हो, लेट बी इक्वल टू ए, तो इस केस में क्या होगा, हमारा बी की जगह ए पुट करेंगे तो ए इंटू ए का इनवर्स इक्वल टू ए का इनवर्स इंटू ए का इनवर्स, ये तो एज इट इज ही है। और यहां से बन जाएगा आपका ए स्क्वायर का इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स का स्क्वायर, क्योंकि ये दो टर्म्स मल्टीप्लाई में है ना, तो फाइनली इनका स्क्वायर हो जाएगा। तो वही तो हमें प्रूफ करना था। अब ये हुआ है हमारा सेकंड ऑर्डर के लिए, मीन्स के इक्वल टू 2 के लिए, है ना, ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स नहीं है। के क्या है हमारा, कोई भी जितनी बार वो ए मल्टीप्लाइड है आपस में वो है। तो यहां पर अगर हम आगे जाएंगे a इक्वल टू 3 के, है ना, a की पावर 3 a की पावर 4 के लिए जाएंगे, जैसे कि हमने देखा ए बी सी का इनवर्स हो जाएगा ये। तो यहां पर अगर c की जगह भी a पुट कर दे तो ये हो जाएगा a क्यूब, उसका इनवर्स इक्वल टू a इनवर्स की पावर 3 आएगी, ठीक है। तो उसी तरीके से हम यहां पर भी अगर जनरलाइज कर दे तो हम लिख पाएंगे कि a की पावर k इक्वल
का इनवर्स इक्वल्स टू ए इनवर्स की पावर के। क्लियर है इतनी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 प्रॉपर्टीज हो गई है। 5th प्रॉपर्टी है हमारी और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ए इनवर्स का अगर हम डिटर्मिनेंट लेते हैं तो वो आ जाएगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए के इक्वल, ठीक है। मीन्स उसके वैल्यू इनवर्स हो जाएगी। अब देखो ये इसको समझने के लिए बहुत ही ज्यादा आसान है। ए इनवर्स हमने बोला है कि आई के इक्वल है। अगर दोनों साइड हम डिटर्मिनेंट ले ले, क्योंकि यहां पर भी कैलकुलेट करके एक मैट्रिक्स ही आएगी तो उनका डिटर्मिनेंट भी इक्वल ही होना चाहिए, है ना। अगर मैट्रिसेस ही इक्वल है तो यहां पर अगर हम दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले ले तो हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ आई। और हमने बताया है डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज में कि जब हम दो मैट्रिसेस के मल्टीप्लिकेशन में डिटर्मिनेंट लगाते हैं तो वो हो जाता है ए का डिटर्मिनेंट और बी का डिटर्मिनेंट, ठीक है। ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। तो यहां पर हम लिख सकते हैं इसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए और ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है? हमेशा 1 होता है, किसी भी ऑर्डर की हो, ठीक है। तो क्योंकि वहां पर डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं, ठीक है। तो सभी जो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उनका डिटर्मिनेंट होगा 1। अब देखो हमें क्या चाहिए? ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट, तो बस इसको इधर रखो। और जो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए है ये क्या है? एक नंबर है, क्योंकि डिटर्मिनेंट सोल्व करने के बाद एक वैल्यू जनरेट होती है। तो ये जो नंबर है इसको तो हम अलजेब्रा की तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। तो इसको बस उधर डिनोमिनेटर में ले जाओ तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस प्रॉपर्टी को भी आसानी से समझ सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी 6। तो यहां पर है ट्रांसपोज से रिलेटेड, ठीक है। तो अगर ट्रांसपोज लिया हुआ है किसी मैट्रिक्स का और उसका इनवर्स कैलकुलेट करना है तो वो किसके इक्वल होगा? ए इनवर्स के ट्रांसपोज के इक्वल होगा, ठीक है। इसको समझना भी बहुत ज्यादा आसान है। हमने अभी देखा है कि ए इनवर्स इक्वल्स टू आई होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दोनों साइड अगर हम ट्रांसपोज ले लें तो ट्रांसपोज लेने के बाद भी दोनों साइड जो मैट्रिक्स जनरेट होगी वो सेम होनी चाहिए। तो बस दोनों साइड ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो ये आ गया आई का ट्रांसपोज। अब आई आपको पता है एक डायगोनल मैट्रिक्स है जिसपे एलिमेंट्स क्या है? 1 1 1। और ट्रांसपोज के दौरान हमारे डायगोनल एलिमेंट्स चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज लें तो वो भी हमारा आई ही आएगा, ठीक है, किसी भी ऑर्डर की हो। और यहाँ पर अगर हमें ट्रांसपोज लेना है और अंदर हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं मल्टीप्लिकेशन में। अभी हमने कुछ देर पहले भी रिजल्ट बताया था कि ए बी का अगर कोई ट्रांसपोज लेना है तो पहले आ जाएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ठीक है। बस इतना होगा। तो यहां पर भी अगर हम दो मैट्रिक्स इनको अलग अलग कंसिडर करें और उनका ट्रांसपोज ले तो ये बन जाएगा ए इनवर्स का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज। जो बाद में लिखा हुआ है वो पहले आ जाएगा और जो पहले लिखा हुआ है वो बाद में आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर ध्यान से देखो हमें क्या चाहिए? ए ट्रांसपोज का इनवर्स, ठीक है, इक्वल्स टू ए इनवर्स का ट्रांसपोज। तो यहां पर देखो ये क्या लिखा हुआ है? एक्चुअली ए इनवर्स का ट्रांसपोज, ठीक है, इनटू ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू आई। इस रिजल्ट को आप ध्यान से देखो। हमने बताया था कि ए बी इक्वल्स टू आई है अगर, तो यहां पर जो b लिखा हुआ है वो इनवर्स ऑफ a है, तभी उन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें i जनरेट हो रहा है, i मिल रहा है। तो जो b है बेसिकली वो क्या है? a का इनवर्स। क्लियर हो रही है बात? तो यहां पर अगर हम ध्यान से देखें a ट्रांसपोज और a इनवर्स का ट्रांसपोज, ठीक है, तो ये आपस में इनवर्स है एक दूसरे के। तो अगर हम इसको देखें तो ये क्या लिखा हुआ है बेसिकली? a इनवर्स का ट्रांसपोज इज इक्वल टू जो दूसरी मैट्रिक्स है उसका इनवर्स, ए ट्रांसपोज का इनवर्स। जैसे हमने यहां पर लिखा है बी क्या है? जो दूसरी मैट्रिक्स है उसका इनवर्स, ठीक है। तो वैसे यहां पर लिखा है जो ये मैट्रिक्स है ये किसका इनवर्स है? दूसरी मैट्रिक्स का इनवर्स। तो यही तो रिजल्ट हमें प्रूफ करना था, देखना था, ठीक है। आप यहां से भी देख सकते हो, सेम ही बात पड़ेगी। तो यहां पर क्या आ गया? ए इनवर्स का ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज का इनवर्स। क्लियर है इतनी बात? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी एंड द लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स। इनवर्स मैट्रिक्स अगर हम किसी डायगोनल मैट्रिक्स का लें तो वो हमेशा एक डायगोनल मैट्रिक्स ही होगा। और इतना ही नहीं,
आप डायरेक्ट रिजल्ट भी याद रख सकते हैं। अगर कोई मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से है, ए बी सी हमारे डायगोनल एलिमेंट्स हैं, और जब मैं डायगोनल एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं तो मैं प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स या फिर लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। नॉन लीडिंग डायगोनल्स की बात नहीं करते हैं जब हम डायगोनल मैट्रिक्स की बात करते हैं। तो अगर इस तरह की कुछ मैट्रिक्स है आपके पास, तो उसका इनवर्स मैट्रिक्स आप डायरेक्टली याद रख सकते हो। क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर एलिमेंट ए है तो ये हो जाएगा 1/a, यहाँ पर बी है तो ये हो जाएगा 1/b, यहाँ पर सी है तो ये हो जाएगा 1/c, ठीक है। और इनवर्स कैलकुलेट करना तो बहुत ही ज्यादा आसान है, तो ये आपके लिए एक प्रैक्टिस हो जाएगा इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना, और जो यही आने वाला है आप कंफर्म भी कर सकते हो, ठीक है। ये डायरेक्ट रिजल्ट याद रखो। और एक चीज और मैं याद दिलाना चाहूंगा कि जो भी हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स होती है उसका अगर आपको डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है तो क्या करना है, सिंपली लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन कर देना है, ए बी सी, इसका हो जाएगा हमारा डिटर्मिनेंट का वैल्यू। क्लियर है इतनी बात? तो ये आप करके देख लो कैसे आएगा। डिटर्मिनेंट का वैल्यू तो आ गया, बस आपको कोफैक्टर मैट्रिक्स कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। अब बहुत सारी प्रॉपर्टीज हो गई, इन पर क्वेश्चंस भी तो बनने चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, अगर ए और बी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिसेस हैं ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट ए का डिटर्मिनेंट जो है वो -2 है और बी का डिटर्मिनेंट है 1, तो हमें बताना है कि ये जो लिखा हुआ है ए इनवर्स इंटू एडजॉइंट ऑफ बी इनवर्स इंटू एडजॉइंट ऑफ 2a इनवर्स, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, ठीक है। तो इतना सारा वैल्यूज हैं, इसका हमें डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। बहुत ही आसान है अगर आप सारे की सारी प्रॉपर्टीज अच्छे से यूज करो। लास्ट लेक्चर में जो हमने सीखी थी एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज, वे भी हमें यहाँ पर यूज करनी होगी। तो डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है इसका, तो क्या करते हैं, इसको डिटर्मिनेंट में ही लिख लेते हैं, ए इनवर्स इंटू एडजॉइंट ऑफ बी इनवर्स इंटू ये क्या है, एडजॉइंट ऑफ 2a का इनवर्स। तो यहां पर हमने पहले ही बताया था कि अगर कोई मैट्रिसेस मल्टीप्लाई में है और बाहर डिटर्मिनेंट लगा हुआ है तो उनको हम सेपरेटली कर सकते हैं कैलकुलेट। तो इसको लिख सकते हैं हम ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट, क्योंकि ये और ये मल्टीप्लिकेशन में दिख रहे हैं, इनटू ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ बी इनवर्स का डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ 2a इनवर्स का डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो 3 अलग अलग डिटर्मिनेंट्स आ गए। अब हर एक को अलग अलग सोल्व कर लेंगे हम। ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट हमने क्या सीखा है, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये तो हमने अभी डायरेक्ट प्रॉपर्टी से किया, इनटू अब देखो यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ बी इनवर्स और उसका डिटर्मिनेंट है। तो लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि अगर एडजॉइंट ऑफ एनी मैट्रिक्स ए है और उसका डिटर्मिनेंट है तो क्या आएगा उसका वैल्यू आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए n-1। तो यहां पर जो n है वो क्या है, ऑर्डर ऑफ दैट मैट्रिक्स, ठीक है। तो ऑर्डर क्या है, यहाँ पर 3 की बात हो रही है। तो यहां पर सिंपली आपको, अगर हमारी बी मैट्रिक्स 3 ऑर्डर की है तो इनवर्स भी हमारी 3 ऑर्डर की होगी। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, बी इनवर्स और उसका डिटर्मिनेंट और उसकी पावर n-1 है, n कितना है 3 3-1, तो ये बन जाएगा 2। क्लियर है इतनी बात? इनटू यहां पर आ जाओ एडजॉइंट ऑफ 2a इनवर्स, है ना, और उसके बाद डिटर्मिनेंट है। तो क्या करेंगे, सिंपली वही प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो 2a इनवर्स और इसका हमें क्या करना है, डिटर्मिनेंट की पावर n-1, तो सेम यहां पर आ जाएगा 2। क्लियर है इतनी बात? तो यहां से हम अदर प्रॉपर्टीज लगाएंगे। कैसे, यहां पर तो सिंपली वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्या, 1/-2 इनटू ये है बी इनवर्स और उसकी पावर 2, है ना, उसका डिटर्मिनेंट। तो क्या करना है, सिंपली यहां पर हम लिख लेंगे 1/डिटर्मिनेंट ऑफ बी और उसकी पावर 2, ठीक है। इसको आप ध्यान से देखो, ये क्या लिखा हुआ है, बेसिकली ये तो लिखा हुआ ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट था, ऐसे ही बी इनवर्स का डिटर्मिनेंट, तो उसको बस डिनोमिनेटर में लिख लो और पावर 2 रहेगी ही रहेगी। इनटू यहां पर देखो ये स्पेशल केस है, ए इनवर्स के साथ हमारा 2 मल्टीप्लाइड है और बाहर डिटर्मिनेंट लगा हुआ है। तो इसके लिए क्या प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर कोई मैट्रिक्स ए के साथ हमारा डिटर्मिनेंट है और मल्टीप्लाई में k है, तो जब k को हम बाहर लेते हैं तो वो आता है k की पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ a, और n क्या है यहाँ पर, अगेन ऑर्डर ऑफ दैट मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, इस जो पावर 2 है इसको तो बाहर ही रखो और a मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमें लिखना होगा, ठीक है।
डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यहाँ पर बस ए इनवर्स है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इस 2 को हमें बाहर लेना है, इस डिटर्मिनेंट के बाहर लेना है। तो कैसे आएगा, 2 की पावर ऑर्डर, तो 2 की पावर ऑर्डर कितना है इसका 3, तो 2 की पावर 3 आ जाएगा बाहर, ठीक है। और बाहर स्क्वायर है, उसको नहीं बोलना है, इसको इसीलिए मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया है। तो यहां पर जब बाहर लिखेंगे इसको, ये आएगा 2 की पावर 6। चलिए अब फाइनल वैल्यूज लिख लेते हैं। तो यहां पर आ जाएगा, ये तो बेसिकली लिखा ही हुआ है क्या, 1/-2 इंटू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ बी का स्क्वायर, तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी कितना है 1, तो 1/1 कितना हो जाएगा 1 ही रहेगा, तो ये तो फाइनली 1 ही रहने वाला है, ठीक है। इंटू में यहां पर देखो क्या है, 2 की पावर 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 6, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, ये देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का इनवर्स, तो उसको कैसे लिखेंगे 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है हमारा -2 है, -2 की पावर कितनी रहेगी 2 रहेगी। बस इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेना है। तो यहाँ पर न्यूमरेटर में तो 2 की पावर 6 है, और डिनोमिनेटर में कितना, ये तो पावर हमारी है ना 2 है, तो इसलिए पॉजिटिव हो जाएगा, 2 की पावर 2 हो जाएगा। और यहाँ पर -2 अलग से मल्टीप्लाई है, तो ये हो जाएगा -2 की पावर 3, तो फाइनली आ जाएगा -2 की पावर 3, और ये आ जाएगा -8, तो -8 हमारा फाइनल आंसर होगा। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं। यहाँ पर जो ये प्रॉब्लम है जेईई मेन में पूछा गया है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जेईई मेन में। यहाँ पर जो हमें कंडीशन गिवन है वो है कि ए और बी जो है 2 मैट्रिसेस है वो इन्वर्टिबल है, ऑर्डर 3 क्रॉस 3 की। तो डिटर्मिनेंट ऑफ दिस ए बी ए का ट्रांसपोज इक्वल्स टू 8, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इनवर्स इक्वल्स टू 8, देन डिटर्मिनेंट ऑफ बी ए इनवर्स बी का ट्रांसपोज क्या होगा, ठीक है। तो जो हमें कैलकुलेट करना है पहले उसी को देख लेते हैं। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, देखो बी ए इनवर्स बी का ट्रांसपोज, इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। तो तीनों में बी ए इनवर्स और बी का ट्रांसपोज हमें कैलकुलेट करना होगा। अलग अलग कर सकते हैं हम, जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन में भी देखा। तो इसको सेपरेट लिख लेंगे, बी का डिटर्मिनेंट, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट, ठीक है, और बी ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट। क्लियर है इतनी बात। अब यहां पर देखो जो बी का डिटर्मिनेंट है इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। जो ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट है ना, वो क्या आ जाएगा 1 ए का डिटर्मिनेंट इनटू जो बी के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट है। तो हमने डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज में बताया था कि जब हम ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट लेते हैं वो बी के डिटर्मिनेंट के इक्वल ही होगा, ठीक है। बस हमारी जो रोज है वो कॉलम्स बन गए, तो डिटर्मिनेंट हम जब फाइनली कैलकुलेट करते हैं तो वो सेम ही रहता है। तो ये फाइनली हमें कैलकुलेट क्या करना है, बी के डिटर्मिनेंट का स्क्वायर अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो इनकी वैल्यूज अगर हमें मिल गई तो हमारा काम हो जाएगा, है कि नहीं। और ये जेईई का क्वेश्चन है, याद रखना आप। तो यहाँ पर जो कंडीशन गिवन है, ये क्या गिवन है, इसको थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। ये गिवन है ए बी ए के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 8, तो इसको भी अलग अलग लिख लेते हैं। ये ए बी ए का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई में है, तो बस ये क्या हो जाएगा, ए का ट्रांसपोज ए का डिटर्मिनेंट इनटू बी का डिटर्मिनेंट, ए के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 8 गिवन है। और बताया अभी कि ए के ट्रांसपोज या बी का ट्रांसपोज अगर उसका डिटर्मिनेंट लेते हैं तो सेम ही रहता है, ए के इक्वल आएगा। तो ये बन गया हमारा ए के डिटर्मिनेंट का स्क्वायर। बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं। ये जेईई मेन 2019 में पूछा गया है, काफी रिसेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ए और बी 2 मैट्रिसेस है इन्वर्टिबल थर्ड ऑर्डर की, और बोला गया कि अगर इसका डिटर्मिनेंट ए बी ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट 8 है और ए बी इनवर्स का अगर डिटर्मिनेंट 8 है तो फाइंड करो डिटर्मिनेंट ऑफ बी ए इनवर्स बी ट्रांसपोज, ये किसके इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, जो कैलकुलेट करना है उसी को पहले देख लेते हैं क्या पूछा गया है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ दिस है, तो इसको मैं इस फॉर्म में लिख रहा हूं, ये वर्टिकल कॉलम्स है ना, तो ये आ जाएगा बी ए इनवर्स बी का ट्रांसपोज। तो हमने अभी देखा कुछ देर पहले कि अगर हमारे पास कोई मल्टीप्लाई में मैट्रिसेस हैं और उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है तो हम उनको अलग अलग लिख सकते हैं, बी का डिटर्मिनेंट इंटू ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट इंटू बी ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो हमें पता है कि जो बी का डिटर्मिनेंट है इसको तो हम देखेंगे ही,
कुछ कंडीशन दी हुई है उनकी हेल्प से कैलकुलेट करेंगे, लेकिन जो ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट है उसको लिख सकते हैं 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और जो बी ट्रांसपोज, किसी भी मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज लेकर हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं तो उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है वो, तो इसको हम सिंपली लिख सकते हैं बी ट्रांसपोज का बी का डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो यह आ जाएगा बी डिटर्मिनेंट का स्क्वायर अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो बस बी का डिटर्मिनेंट और ए का डिटर्मिनेंट हमें फाइंड आउट करना है वैल्यूज, और यहां पर पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है, इसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर गिवन है ए बी ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 8, ये तो बिल्कुल वैसा ही है, सिमिलर सा ही है। तो यहां पर भी हम लिख सकते हैं ए डिटर्मिनेंट बी का डिटर्मिनेंट और ए के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट, दिस इज इक्वल टू 8। अगेन ए के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट हम क्या लिख लेंगे, ए डिटर्मिनेंट, तो ये आ जाएगा ए डिटर्मिनेंट का स्क्वायर इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल्स टू 8। ठीक है, अब जो सेकंड इक्वेशन है इसको भी डिकोड करने की कोशिश करते हैं। तो ये है हमारा ए बी इनवर्स का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 8, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ए का डिटर्मिनेंट इनटू बी इनवर्स का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 8। तो यहां पर बी इनवर्स का डिटर्मिनेंट कैसे लिख सकते हो, डिनोमिनेटर में, तो ये आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल्स टू 8। अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को ध्यान से देखो तो यहाँ पर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई है बी डिटर्मिनेंट और यहाँ पर डिनोमिनेटर में, तो अगर दोनों इक्वेशंस को हम मल्टीप्लाई कर दे आपस में तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बनेगा, ए डिटर्मिनेंट का क्यूब इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में क्या बनेगा 64। ठीक है, इन दोनों से ये आया मल्टीप्लाई करके सिंपली, तो यहां पर जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो कितना आ जाएगा, सिंपली 4। ठीक है, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 4 आ गया, कैसे, इधर पे बस 3 पावर है तो उसको उधर ले जाके 1/3 कर दो, है ना, इसका क्यूब रूट कैलकुलेट कर लो। तो ए डिटर्मिनेंट अगर 4 है तो यहां से हम बी डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, 4 पुट करो डिनोमिनेटर में बी डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 8, तो बी उधर 8 इधर, तो ये आ जाएगा बी डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 1/2। क्लियर है इतनी बात, बस ये वैल्यूज हमें चाहिए थी और यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो बी डिटर्मिनेंट कितना है 1/2 और उसका भी यहाँ पर स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में ए डिटर्मिनेंट ये है हमारा 4, तो ये आ जाएगा 1/4 अपॉन 4, तो वैल्यू आ जाएगी 1/16। क्लियर है इतनी बात, तो 1/16 मीन सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए फिर एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं। यहां पर है कि ए और बी हमारी नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हैं, मीन्स जिनका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, नॉन 0 है उनका डिटर्मिनेंट, दैट मीन्स उनका इनवर्स पॉसिबल है। और क्या कंडीशन है, विच कम्यूट, कम्यूट का मीनिंग क्या होता है कि जो ए और बी है अगर उनका मल्टीप्लाई करे ए बी वो इक्वल होगा बी ए के। जनरली ये नहीं होता है बट कभी कभी होता है, हमने बताया था जब हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बताया था तो उसमें ए बी इक्वल टू बी ए अगर हो जाए तो उन मैट्रिसेस को बोलते हैं हम कम्यूट मैट्रिसेस। ठीक है, तो यहां पर अब इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो ये क्या लिखा हुआ है बेसिकली, ए इंटू ए प्लस बी का इनवर्स इंटू बी और उसका होल इनवर्स इंटू ए बी, और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमने कुछ देर पहले सीखा है प्रॉपर्टी, अगर हमारे पास ए बी सी 3 मैट्रिसेस है उनका हमें इनवर्स कैलकुलेट करना है तो कैसे कर सकते हैं, सी इनवर्स इंटू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, याद है कि नहीं है। तो यहां पर हम इसी प्रॉपर्टी को यूज करेंगे क्योंकि इस बड़े वाले इनवर्स के अंदर, है ना, इस बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर जिसमें हमारी 3 मैट्रिसेस मल्टीप्लाई है तो उन पे हम इनवर्स लगा लेंगे अलग अलग। तो क्या बनेगा यहां से देखते हैं, सबसे लास्ट में क्या लिखा हुआ है बी, तो उसका इनवर्स लिख लो। सेकेंड लास्ट में क्या है a प्लस बी और इसका इनवर्स है, इस बात को ध्यान रखना, यहां पर इनवर्स है और उसका भी इनवर्स आएगा। ठीक है, तो इसका भी इनवर्स हम यहां पर लगा देंगे और लास्ट में क्या लिखेंगे, जो सबसे पहले लिखा हुआ है उसका इनवर्स, और ये हमारे साथ है मल्टीप्लाइड विद ए बी। क्लियर है इतनी बात। यहां से अब थोड़ा सा सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो बी इनवर्स है इसको अभी एज इट इज रहने दो, इनटू जो ये है ये क्या लिखा हुआ है बेसिकली ए प्लस बी का इनवर्स और उसका भी इनवर्स। तो हमने बताया था
कि अगर कोई मैट्रिक्स है उसका इनवर्स और उसका भी इनवर्स लेते हैं तो सेम मैट्रिक्स हमें मिल जाती है। दैट मीन्स ये आ जाएगा हमारा a प्लस बी इंटू ए इनवर्स, और यहाँ पर जो ए बी के साथ मल्टीप्लाई है ये सब, तो उसको भी हम ऐसे ही लिख देंगे ताकि हमारा जो ए इनवर्स और ए है वो मल्टीप्लाई हो जाए आपस में और आई बना दे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये क्या हो जाएगा, इसको ध्यान से देखो, बी इनवर्स के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा बी इनवर्स ए प्लस बी इनवर्स ऑफ बी, और ये रहेगा अंदर ही ब्रैकेट के, ठीक है, इनटू ए इनवर्स ए क्या बना देगा आई, और मल्टीप्लाई में है बी हमारा। तो यहां पर भी देखो ये क्या बन गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर है इतनी बात? तो यहां पर ये बन गया है बी इनवर्स ए प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और मल्टीप्लाई में एक बाहर क्या है बी, क्योंकि आई बी क्या बन जाएगा बी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स अफेक्ट नहीं करती है बी, है ना, किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पे, तो बस बी की मल्टीप्लाई अब करनी है। अब देखो यहाँ पर जो बी है वो बाद में मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, तो हर एक मैट्रिक्स के बाद में वो मल्टीप्लाई होगा। ऐसे मत कर देना कि बी पहले लिख दिया, तो यहाँ पर आ जाएगा बी इनवर्स ए बी, ठीक है, बीच में प्लस, और ये आ जाएगा आई बी। अब हमें पता है जो आई बी है वो तो फाइनली बी ही बन जाएगा, लेकिन जो पहले लिखा हुआ है बी इनवर्स ए बी, अब हमने बताया है कि इसको हम पहले नहीं लिख सकते। अगर हम इसको पहले लिख पाते b इंटू बी इनवर्स तो आई बन जाता, तो यहाँ से a बचता, लेकिन यहाँ पर b इनवर्स के साथ मल्टीप्लाइड है ए बी, ठीक है। तो यहाँ से फर्दर सोल्व नहीं कर सकते थे अगर हमें ये कंडीशन नहीं दी होती कि ये जो a और b है वो कम्यूट करती हैं, ठीक है। कम्यूट करने के कारण हमें क्या पता चल गया कि जो ये ए बी है उसका वैल्यू क्या आएगा, बी ए के इक्वल। दैट मीन्स हम लिख सकते हैं बी इनवर्स बी ए, ये तो प्लस रहेगा ही, है ना। ए बी को हमने क्या लिख लिया है, सिंपली बी ए। इससे बेनिफिट क्या हुआ कि जो बी इनवर्स बी है ये अगेन आई बन गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यस, तो ये बन जाएगा आई ए प्लस बी, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ ए की मल्टीप्लाई होगी तो फाइनली क्या बन जाएगा, ए प्लस बी, ठीक है। तो इस तरीके की प्रॉपर्टीज इस तरीके से यूज हो जाती है जो हमने सीखी है अभी, और बहुत सारी प्रॉपर्टीज तो वे है जो हमने लास्ट लेक्चर्स में सीखी है, मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज, एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज। तो सारे के सारी प्रॉपर्टीज आपको क्लियर होने चाहिए। छोटे छोटे उन पे क्वेश्चन सोल्व करो ताकि ये जो बड़े बड़े क्वेश्चन है वो, है ना, अगर छोटी छोटी बातें पता होगी जो हम सोल्व करते हैं, यूज करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर यूज की थी, हर जगह कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज यूज करते रहते हैं हम, तो वहां पर अगर आप छोटे छोटे क्वेश्चन सोल्व कर लोगे तो बड़े बड़े क्वेश्चन से आपको डर नहीं लगेगा। यहाँ पर आ गया है आंसर a प्लस बी, तो बस आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बच्चों एक छोटा सा पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट है, जेईई मेंस में भी इससे और एडवांस में भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कि अगर कोई टू नॉन नल मैट्रिसेस हैं, नल मैट्रिक्स क्या होती है, जिसके सारे के सारे एलिमेंट्स जीरो हो। नॉन नल का मीनिंग क्या है कि जीरो के अलावा भी वहां पर कुछ ना कुछ प्रेजेंट है, माइनस प्लस जो भी एलिमेंट्स हैं, तो अगर उनका हम प्रोडक्ट लेते हैं नॉन नल मैट्रिसेस का, और अगर वो नल मैट्रिक्स जनरेट हो गया, ठीक है, तो उसकी भी बात करेंगे कैसे जनरेट होता है। तो ये आपको कंक्लूड कर लेना है कि जो दो नॉन नल मैट्रिसेस थी उनका जो डिटर्मिनेंट होगा वो हमेशा जीरो होगा, या फिर उनको बोल सकते हैं हम कि वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट उनका होगा हमेशा जीरो। मान लो ए और बी दो नॉन नल मैट्रिक्स हैं, ठीक है, उनका अगर प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स आ गया, जैसे हमने केस सीखे थे जब हमने मैट्रिसेस चैप्टर देखा था, तो ए और बी को अगर हम मल्टीप्लाई करें और नल मैट्रिक्स आ जाए, नल मैट्रिक्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ओ से, ठीक है, कैपिटल ओ से। तो यहां पर हमने 4 केसेस देखे थे। एक तो केस देखा था कि हमारा जो मैट्रिक्स है ए वो हमारा नल मैट्रिक्स हो, और दूसरा हमारा नल मैट्रिक्स ना हो, ठीक है। तो अब इसमें हमारे सारे के सारे एलिमेंट जीरो है, और जब हम इसके एलिमेंट्स अगर नॉन जीरो भी है और जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली नल मैट्रिक्स से बनेगा, ठीक है। सेकंड केस क्या देखा था कि बी एक नल मैट्रिक्स हो और ए नल मैट्रिक्स नहीं हो, तब भी हमारा जो उनका प्रोडक्ट होगा वो भी एक नल मैट्रिक्स ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर सारे सारे एलिमेंट्स जीरो है, तो वो एक वाले इससे जब मल्टीप्लाई होंगे वो जीरो ही बना देंगे। और थर्ड केस कि दोनों ही मैट्रिक्स नल है, ठीक है, तब भी उनका मल्टीप्लिकेशन नल आएगा। लेकिन जो हम ये डिस्कशन कर रहे हैं वो हमारे 4th पॉइंट पे बेस्ड है, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, हमने बहुत ज्यादा इस पे एम्फेसिस करके मैट्रिक्स चैप्टर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो यहां पर बात क्या है कि ए भी नल नहीं है और बी भी नल नहीं है, मीन्स कुछ इस तरह की मैट्रिक्स है, लेकिन उनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स मिल रहा है हमें, रिजल्टेंट मैट्रिक्स, वो क्या आ रहा है, एक नल मैट्रिक्स। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, रो बाय कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे सारे के सारे एलिमेंट्स 0 0 0 ही आएंगे। ठीक है, तो अगर दो नॉन नल मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करके एक नल मैट्रिक्स मिल रहा है तो उन दोनों मैट्रिसेस का जो डिटर्मिनेंट होगा वो भी हमारा 0 ही होगा। ठीक है, ये हमें यहां से कंक्लूड करना है। सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तो आप इनका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करके देख भी सकते हो कि वहां से है ना दोनों मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट 0 ही आएगा। ठीक है, इस यहां पर देखो दोनों के दोनों रोज आइडेंटिकल है। ठीक है, तो आइडेंटिकल होने के कारण क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट 0 ही हो जाएगा। एक प्रॉपर्टी देखी थी, और इसका भी डिटर्मिनेंट क्या होगा, -1 इंटू -1 तो 1, -1 इंटू 1 तो 1 -1 0। तो दोनों का डिटर्मिनेंट देख पा रहे हो 0 है। लेकिन ये तो एक एग्जाम्पल हो गया, हो सकता है हो जाए, लेकिन हमेशा कैसे ट्रू होगा उसको देखते हैं, ये स्टेटमेंट कैसे ट्रू होगा। तो एक केस देख लेते हैं। केस 1 क्या है हमारे पास, कि अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं और ए का डिटर्मिनेंट 0 नहीं है। ठीक है, इस स्टेटमेंट को ट्रू देखने के लिए हम क्या करेंगे, इसके अपोजिट लेके चलेंगे कि अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा हमारा, उस केस में हमारा जो ए इनवर्स है वो एग्जिस्ट करेगा, है कि नहीं। जब भी हमारा जो कोई मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल ना हो, मींस नॉन जीरो हो, तो ए इनवर्स हमेशा एग्जिस्ट करता ही करता है। और अगर हमें पता है कि ए बी हमारा नल मैट्रिक्स आ रहा है तो उसमें अगर हम ए इनवर्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दे, है ना, तो यहां पर आ जाएगा ए इनवर्स और ये है नल मैट्रिक्स। तो यहां से ए इनवर्स ए क्या बन गया है, आई बन गया है, तो आई की बी से मल्टीप्लाई होगी तो बी आ जाएगा। और यहां पर नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये तो हमारा नल मैट्रिक्स ई आएगा। तो जब भी हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो आ रहा है तो उस केस में हमारा बी तो हमारा नल मैट्रिक्स आना ही चाहिए। ठीक है, हम इस बात को कॉन्ट्रडिक्ट करने की कोशिश कर रहे थे कि ये दोनों हमारे 0 नहीं आए अगर, ठीक है, आना चाहिए 0, ये तो हमने बता दिया, लेकिन इसको हमेशा ट्रू देखने के लिए अगर ये नॉन जीरो हम केस लेकर चल रहे हैं तो उस केस में हमारा आ रहा है कि बी तो हमारा नल होना ही चाहिए। लेकिन हम कब की बात कर रहे हैं, जब दोनों नल हो तो उनका दोनों का डिटर्मिनेंट 0 ही आएगा। अगर हम दूसरे केस की बात करें, केस 2, तो यहां पर क्या देख के चलते हैं कि जो बी का डिटर्मिनेंट है वो हमारा नॉन जीरो है। ठीक है, कॉन्ट्रडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो यहां पर भी हमारा जो बी इनवर्स है वो एग्जिस्ट करेगा। और हम किसकी बात कर रहे हैं कि ए बी हमारा दोनों को मल्टीप्लाई करके नल मैट्रिक्स मिल रहा है। तो अगर हम बी इनवर्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है, ये हो जाएगा पोस्ट मल्टीप्लीकेशन, तो उधर भी नल मैट्रिक्स से बी इनवर्स से मल्टीप्लाई, तो यहां पर तो बन जाएगा आई और ये बन जाएगा ए सिंपली, और उधर बन जाएगा नल मैट्रिक्स। तो जब भी हम ऐसी बात कर रहे हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ बी नॉट इक्वल टू 0, तो उस केस में हमारा ये जो नल मैट्रिक्स है ना, ए हमारा नल मैट्रिक्स आ जाएगा। तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हमारे दो नॉन नल मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके नल मैट्रिक्स आ गया और डिटर्मिनेंट ए या डिटर्मिनेंट ऑफ बी नॉन जीरो होगा। वो हमेशा क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। ठीक है, इसी में बेस्ट एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि हमारा जी मेन 2012 में पूछा गया है। बोला गया है लेट ए एंड बी बी 2 3x3 मैट्रिसेस, और बोला गया है कि वो जो P और Q है वो इक्वल नहीं है। ठीक है, अगर P क्यूब इक्वल टू Q क्यूब एंड P स्क्वायर Q इक्वल टू Q स्क्वायर P, देन डिटर्मिनेंट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, तो इसका डिटर्मिनेंट हमें बताना है, डिटर्मिनेंट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। उसके लिए ये दोनों इक्वेशंस हम यूज कर लेंगे, कैसे, P क्यूब इक्वल टू Q क्यूब और नीचे क्या लिख लेंगे, P स्क्वायर Q इक्वल टू Q स्क्वायर P। अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दे, ठीक है, तो कुछ पावर्स हैं
है ना, कॉमन आएंगे कुछ टर्म्स और इस तरह का कुछ टर्म बनने की कोशिश होगी हमारी बनाने की। तो यहाँ पर अगर माइनस कर दे, सब्ट्रैक्ट कर दे फर्स्ट में सेकंड को, तो ये बन जाएगा पी क्यूब माइनस पी स्क्वायर क्यूब इक्वल्स टू क्यू क्यूब माइनस क्यू स्क्वायर पी। अगर कॉमन ले ले यहाँ से क्या लेंगे, पी स्क्वायर, तो ये बना पी माइनस क्यू इक्वल्स टू यहाँ से क्यू स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये बना क्यू माइनस पी। क्लियर है इतनी बात। तो यहां पर देखो ये है p माइनस क्यू, ये है q माइनस पी, तो माइनस बाहर ले लो, बहुत ही आसान है। तो ये बन जाएगा p माइनस क्यू इक्वल्स टू माइनस ऑफ q p माइनस क्यू। अब सेम ही बन गया है, ठीक है, उसको भी इधर ले आते हैं। ऑल राइट, और ये है हमारा क्यू स्क्वायर, तो पी स्क्वायर पी माइनस क्यू, और इधर आके ये प्लस बन जाएगा तो प्लस क्यू स्क्वायर पी माइनस क्यू इक्वल्स टू बन जाएगा हमारा नल मैट्रिक्स। कभी भी जब हम मैट्रिक्स पे ऑपरेशन करते हैं तो जीरो नहीं लिखते हैं, ठीक है, नल मैट्रिक्स बनेगा उधर। लेकिन बेनिफिट ये हुआ कि p माइनस क्यू कॉमन आ सकते हैं, तो ये बन जाएगा p माइनस क्यू इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स। अगर इस स्टेटमेंट को आप ध्यान से देखो, ठीक है, तो ये क्या लिखा हुआ है, p माइनस क्यू एक मैट्रिक्स इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर दूसरी मैट्रिक्स, और दोनों को जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो आ गया हमारा एक नल मैट्रिक्स। ठीक है, क्या ये इसी तरीके से नहीं है, ए बी इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स? यस। तो यहां पर जो हमारे केसेस बनेंगे उस पर ध्यान देने की कोशिश करते हैं। तो पहले दिया हुआ है कि P और Q इक्वल नहीं है। अगर P और Q इक्वल नहीं है दैट मीन्स Q को इधर ले आएंगे, P माइनस Q नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स होगा। ठीक है, दैट मीन्स जो P माइनस Q है ये तो हमारा मैट्रिक्स जो है वो नल नहीं है। ठीक है, तो इससे हमारे कौन कौन से ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, जो P है वो हमारा नल मैट्रिक्स नहीं है। दैट मीन्स अगर हम P माइनस क्यू को अगर A मान ले, ठीक है, फॉर टाइम बिंग, तो हमारा कुछ इस तरीके से, और A इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स है ना, ये दोनों ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए। तो क्या बच रहा है हमारे पास यहाँ पर, या तो A नल मैट्रिक्स है ना, नॉन नल मैट्रिक्स है, तो या तो ये बचेगा या ये वाला बचेगा, इन्हीं में से हमें देखना है। तो जो B है जो मल्टीप्लाई में है साथ में P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, उसी के बारे में हमसे पूछा गया है, उसका डिटर्मिनेंट। तो उसकी सिचुएशन क्या है, ए तो हमने ये मान लिया, बी इसको मान लिया अगर, तो इस केस में है ना, और इस वाले केस में बी की क्या सिचुएशन है, बी या तो नल है या फिर नल नहीं है। अगर बी नल मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट तो जीरो होगा ही होगा। ठीक है, सारे के सारे एलिमेंट्स ही जीरो है। लेकिन अगर वो नल है भी, उस केस में भी हमारा डिटर्मिनेंट जीरो ही होगा, क्योंकि हमने बताया कि बी का डिटर्मिनेंट जीरो होगा जब दो नल मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके हमारा नल मैट्रिक्स जनरेट हो रहा होगा। क्योंकि इस केस में क्या है, नल मैट्रिक्स आ रहे हैं दोनों के दोनों, और मल्टीप्लाई करके भी हमें क्या मिल रहा है, एक नल मैट्रिक्स मिल रहा है। और यही केस तो हमने डिटेल में डिस्कस किया है कि दोनों का डिटर्मिनेंट हमारा जीरो होना ही चाहिए। तो इस केस में हमारा जो डिटर्मिनेंट है वो क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल। ठीक है, ये अब ओ नहीं लिखा हुआ है, ये जीरो लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस डिस्कशन को आप अच्छे से देखो, दोबारा देखो, जो भी हम बात यहाँ पर बोलने की कोशिश कर रहे हैं तो बहुत ही क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा कि इन क्वेश्चंस में है ना, इस तरीके से जब इस तरीके से रिजल्ट जनरेट होते हैं तो कैसे हम उनको सोल्व कर सकते हैं इजीली। ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको सभी कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे। तब तक लर्नो हब पे बने रहिए, क्योंकि लर्नो हब पे सभी कंटेंट फ्री है पर बेस्ट है।